वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड सानू फाउंडर ऑफ फ्लेम्स क्लैट, एंड आई होप दैट कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप दैट कि बोर्ड्स की तैयारी भी हो रही होगी साथ ही साथ। आई होप जो ड्रॉपर्स हैं वो और एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे रहे हैं क्लैट की तैयारी करने के लिए। टेक के चिल पिल हो जाएगा, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, चीज़ों को ध्यान से समझना, दैट्स समथिंग। सो आज आई एम बैक विथ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग इंडियाज गोट लेटेंट कंट्रोवर्सी। आई होप दैट कि आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कि हमारे कंट्री में अभी रिसेंट 2-3 दिन से क्या चल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि यह टॉपिक हमारे क्लैड के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस पूरे टॉपिक में ना 2-3 सेक्शंस आए हैं और सबसे प्यारा आईटी एक्ट आया है। कंसोर्टियम का काफी प्यारा टॉपिक है आईटी एक्ट। इफ यू विल जस्ट गो टू द पार्शियल पेपर ना, तो आपको आईटी एक्ट से बहुत सारे सवाल देखेंगे जो कंसोर्टियम अक्सर पूछता पूछता है हम लोगों से। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक नुआंसेस दैट कि कंपटीशन की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन के वो रेलिवेंट टॉपिक्स को किस तरह से पढ़ा जाता है, ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं कि इस टॉपिक में हमारे काम की बात क्या है। तो आई होप दैट कि तुम्हें कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी पता होगी, न्यूज़ पता होगा, फैक्ट्स पता होंगे कि क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच की किस तरह से अगर लिमिटेशंस हम क्रॉस कर देते हैं और बोलने से पहले अगर हम नहीं सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे आने वाले जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वहाँ पे ट्रबल और चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है। तो रिसेंट क्या हुआ कि यूट्यूबर थे समय रैना के शो पे 3-4 गेस्ट आए हुए थे, रणबीर अलाहाबादिया भी आए हुए थे। उस उस पूरे एपिसोड के बीच में कुछ बातें कही गई जो बातें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बातें आपको सोचनी भी नहीं चाहिए, आपने कह दी, दिस इज नॉट समथिंग एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। इन स्टेटमेंट के अलावा भी उन्होंने, बाकी टीम्स ने, जितने भी लोग उस दिन पैनल पे बैठे हुए थे, और भी तरह की एब्यूजिव लैंग्वेज और चीजों को बोल रहे थे। बट वो शो का जब प्लेटफॉर्म जब स्टार्ट हुआ वो शो, तब से वहाँ की जो फॉर्मेट थी वो इसी तरह की थी। बट अक्सर से उसके ऊपर बात चल रहा था कि वेदर वी शुड प्रमोट दो शोज और नॉट, क्या सेंसरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या कोई रेगुलेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये जो पूरा जो टॉपिक रहा है, जो फैक्ट्स रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है बेटा हम लोग को पढ़ने के लिए ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में। आने वाले टाइम में ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। द नेम ऑफ द टॉपिक वुड बी ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन एक्ट, जहां पे गवर्नमेंट किस तरह से रेगुलेट कर रही है जो भी फ्री कंटेंट ऑनलाइन है अवेलेबल हमारे यूट्यूब्स पे, हमारे इंस्टाग्राम्स पे, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं रेगुलेशंस होना चाहिए, इंडीड होना ही चाहिए। बट आप भी हमें बताएंगे कमेंट में कि आप इस टॉपिक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, व्हाट एग्जैक्टली यू थॉट अबाउट, व्हाट्स योर थॉट रिगार्डिंग दैट दिस टॉपिक, दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, विद फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या इस तरह से होना चाहिए कि आप कुछ भी बोल दो, या देयर मस्ट बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस फॉर द सेम। व्हाट्स योर ओपिनियन? आई रियली वांटेड टू सी योर कमेंट्स, बीइंग यू आर गोइंग टू बी अ बडिंग लॉयर, यू आर गोइंग टू बी द यूथ ऑफ द कंट्री। तो व्हाट्स योर ओपिनियन, ये भी मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज जब ये वीडियो अपलोड हो तो कमेंट करके अपने थॉट्स भी दो, ताकि हम समझ पाए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप किसी भी चीजों को कैसे ले चलते हो। तो आई टोल्ड यू अबाउट द फैक्ट ऑफ द केस, ये फैक्ट में क्या हुआ। कंट्रोवर्शियल सेगमेंट्स बोले गए, ऑप्शंस बातें बोली गई, डेरोगेटरी बातें बोली गई, वल्गर बातें बोली गई। उसके बाद क्या हुआ, जब वो यूट्यूब पे वो वीडियो आया तो उसके रिगार्डिंग काफी आउटरीच हुआ, लोग काफी उसके अगेंस्ट में बोलने लगे, दिस इज नॉट समथिंग विच वी एक्सेप्ट इन आवर सोसाइटी, इंडिया इज ए कंट्री, यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, वी बिलीव इन मोरालिटी, डेफिनेटली वी डू इट। तो उसके बाद क्या हुआ कि असम पुलिस ने केस फाइल कर दिया रणवीर अलाहाबादिया एंड अदर्स कॉमेडियन समय रहना उनके लोगों को लेकर, जिनके ऊपर कहा गया कि ये प्रमोट कर रहे हैं ऑब्सनिटी को एंड इंगेज कर रहे हैं सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एंड वल्गर डिस्कशन को अपने शो पर। तो उन्होंने 3 बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। द पॉइंट इज रिगार्डिंग प्रोमोटिंग ऑब्सनिटी, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू टेक ए नोट। सेकंड पॉइंट विच दे सेड दैट रिगार्डिंग द सेक्सुअली एक्सप्लिसिट थिंग्स, regarding the jokes on the sexual things, regarding the orientation and all. Third, about the vulgar discussion, डिस्कशन, वर्गर डिस्कशन उसे कहते हैं जहां पे मोरल इंबैलेंस हो जाता है, जहां पे आप मॉरलिटी और डिसेंस को आप तोड़ देते हो, दैट्स कम अंडर द डिस्कशन ऑफ वल्गर। तो इनके खिलाफ केस फाइल हुआ। मामला यही तक नहीं रुका बेटा, हमें जो काम की चीज है हमें समझना है कि लॉ क्या क्या कहता है और इससे कंसोर्टियम क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, दैट वुड बी आवर एजेंडा। फिर क्या हुआ, असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा, सर ने कहा कि इस तरह की चीजें जो हैं, आशीष चंचलानी सर, जसप्रीत सर, अपूर्वा मैम एंड अदर्स हैव आल्सो बीन नेम्ड इन द एफआईआर फॉर प्रमोटिंग ऑब्सनिटी। इनके ऊपर भी जो पैनल थे उस दिन, इनके ऊपर भी ऑब्सनिटी के प्रमोशन के रिगार्डिंग बात चली कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग ऑन दैट शो। बात आमले हुआ, जब बात आगे बढ़ा बेटा, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्राइम ब्रांच ने
रजिस्टर्ड केस किया अंडर द सेक्शंस। नाउ दिस इज समथिंग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें सेक्शंस का हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए बेटा। अब ध्यान से देखेंगे सेक्शन में क्या क्या बातें हुई। द फर्स्ट सेक्शन इज 79, 95 टू 94 टू 96 ऑफ बीएनएस 2023। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सेक्शन क्या कहता है। इसके अलावा सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट 2000 वीवीआई, अगर आप पास्ट पेपर को देखोगे तो यू विल ऑलवेज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी एक्ट सेक्शन। कंसोर्टियम ने बहुत बार इसके रिगार्डिंग सवाल पूछ चुका है। इसके अलावा वी हैव टू रीड दिस सेक्शन बाई सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 6 ऑफ द 4/6 ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। हमें इन सेक्शन का रेलिवेंस अब हमारे कंसोर्टियम की नजर से इंपॉर्टेंट हो गया है कि आने वाले टाइम में आपको मॉक में जो क्वेश्चन इसी के केस के रिगार्डिंग फैक्ट्स में, और चांसेस है कि कंसोर्टियम भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर आपको पैसेज दे दे जहां पे इन टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चन फ्रेम हो। आई विल टीच यू कि क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं बेटा, क्योंकि कंसोर्टियम का हमेशा एक तरीका रहा है। They used to follow the pattern. They used to take a topic from the recent incident happening in our country across the globe. Now they used to make a question out of that. कि अगर इस तरह के पैसेज क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो विल आल्सो लर्न अबाउट दोस थिंग इन अ लेटर टाइम। जस्ट 5 मिनट के बाद हम उसको भी डिस्कस करेंगे, बस ध्यान से समझो। फिर कंप्लेंट मुंबई ने 2 लोग के साथ हुआ, उनके रिगार्डिंग कंप्लेंट हुआ, पैनल में हुआ, जहां पर एब्यूजिव लैंग्वेज को प्रमोट करते हुए और ऑप्शन कमेंट करते हुए देखे गए। तो हमारे लिए काम की बात तुम्हें समझ में आ गई कि एक जगह पर जहां पर लोग ऑप्शन और वर्कर कमेंट्स कर रहे थे, एब्यूजिव कमेंट्स का पार्टिसिपेशन था, उसके ऊपर केस फाइल हुआ, और केस में जो सेक्शन लगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ इट्स आवर टाइम टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स कि अब आगे क्या हुआ जो हमें ध्यान देना है। ठीक है, द फर्स्ट इशू इज दैट दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप ए नोट ऑफ डाउन। द क्वेश्चन क्या कहता है, आपको जो क्लैट में जब क्वेश्चन मिलेंगे तो इन्हीं इशू के बेस पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं। कभी भी आप देखो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह माइनर के ऊपर बात होती है, तो माइनर का जो केस होता है वो मोहरी बीवी वैसे धर्मदास गोस केस होता है। जो क्वेश्चन आपको माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में दिखते हैं वो उसी केस के इशू पे बनाए जाते हैं। तो तुम्हें इस बात की, जब भी तुम तैयारी कर रहे हो क्लैट की, एलियट की, एनी अदर कॉम्पिटिटिव लॉ एग्जामिनेशन, यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट कि तुम्हें इशू से ही ध्यान देना है, यहीं पे से क्वेश्चन बनेगा। दिस इज द पॉइंट, दिस इज अ टाइम यू हैव टू थिंक कि क्वेश्चन का एम्बिट जो होगा वो यहीं से फ्रेम होगा। तो पहला इशू क्या है, वेदर द फर्स्ट इशू टॉक्स अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेदर द कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स ऑफ द रणवीर अलाहाबादिया along with the others on the panel of the show, जो उन्होंने बात कही रणबीर अलाहाबादिया ने, इंक्लूडिंग अलोंग विद द अदर पैनलिस्ट जो उस शो पे थे, क्या वो एक्सीड कर जाता है लिमिट ऑफ फ्री स्पीच एज गारंटेड अंडर आर्टिकल 91 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि वाट एवर दे सेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म वेदर दो इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देता है बेटा, बोलने का अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आर्टिकल 91। बट उस फ्रीडम के साथ एक रिस्ट्रिक्शंस भी आता है। द वर्ड रिस्ट्रिक्शंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और वो रिस्ट्रिक्शन कैसा होना चाहिए बेटा, वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड रीजनेबल का मतलब क्या है, वो रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है। दीज आर द 2 पॉइंट विच आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो पहला इशू समझ में आ गया कि उन्होंने जो भी वो बात कही क्या वो एक्सीड कर जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को। द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डिस्कस। सेकंड, जब हम आगे जब सेकंड स्लाइड के ऊपर बात करते हैं, तो जो सेकंड इशू कहा कि वेदर रणबीर अलाहाबादिया along with others on the panel of the show violated the India's law on obscenity, public decency, and morality over the latest episode of the show India's Ghost Latent. लेटेस्ट के स्टार्टिंग से ही यही चीजें हो रही थी। देन via their controversial remarks, that is whether violated the laws prohibiting obscenity, specifically section 296 VVI of BNS एंड सेक्शन 67 ऑफ द आईटी एक्ट, क्या उन्होंने जो भी हरकतें की क्या वो इस लॉ का उल्लंघन है। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप तुम्हें दोनों क्वेश्चन क्लियर है। द फर्स्ट क्वेश्चन केम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, और सेकंड जो आ रहा है वो हमारा बीएनएस एंड आईटी एक्ट के रिगार्डिंग में एम्बिट में क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है। क्या उन्होंने एक्सीड किया, क्या उन्होंने लॉ का उल्लंघन किया। नाउ कम टू द पॉइंट कि हमें किस तरह से समझना है कि आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, बहुत ध्यान से समझना है, कि ये हमें गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, कि हमें बोलने का अधिकार है। वी हैव ए फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया। ऑब्सैनिटी लॉज अटेम्प्ट टू बैलेंस द फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटेड अंडर
19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर कोई आदमी ऑब्सनिटी या कुछ वल्गर कमेंट कर रहा है तो उसकी एक बैलेंस भी होनी चाहिए। आपको बोलने का अधिकार है, इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी गंदगी बोलेंगे। यू विल अटर एनीथिंग। बैलेंस बनाने के लिए, उसी बैलेंस बनाने के लिए बेटा आर्टिकल 19(2) में जहां पे रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर बात होती है कि आप ऑब्सनीट चीजें, वल्गर चीजें नहीं बोल सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) तो आपको बोलने का अधिकार देता है, बट उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है वो आर्टिकल 92 लगाता है, इन इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। पहली चीज हमें आर्टिकल 91(a) और आर्टिकल 92 को समझना है कि एक जगह हमें अधिकार मिलता है तो दूसरे जगह हमें रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात करती है। फंडामेंटल राइट आर नॉट completely absolute, there are certain restrictions on our fundamental right। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर? अब चलते हैं बीएनएस के पर्सपेक्टिव पे, सोचते हैं कि वो सेक्शन क्या क्या कहते हैं। तो सेक्शन 296 इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बीएनएस, इसको तुम नोट डाउन में नोट कर लेना। यू हैव टू नोट इट डाउन कि सेक्शन 296 ऑफ बीएनएस क्या कहता है। बीवीआई ये कहता है, it pertains to criminalizing the obscene acts and the utterance of songs or words in public places। ये हमें रोकता है, ये कहता है कि भाई आपको किसी भी तरह की ऑब्सीन एक्ट, अगर आप अटरेंस सॉन्ग मतलब गंदा भद्दा गाना अगर आप बजाते हैं पब्लिक सॉन्ग में आप बोलते हैं तो आप यू विल बी अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ। आपने कानून का उल्लंघन किया है, एफआईआर आपके ऊपर होगा और आपके ऊपर मामला चलेगा, बिकॉज आपने एक गलत काम किया है विच कवर्ड अंडर द सेक्शन 296 ऑफ बीएनएस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ promoting the obscene act, promoting the utterance of vulgar comment, that is something covered under section 296 of BNS। Second point, हमारा आईपीसी जब चलता है 1360 prior to the 203 now replaced by the BNS, section 294 of the IPC pertains to punishment। Punishment is also there, individual for obscene act and songs in the public place। The BNS equivalent to the section 296 now applies। अगर आप गंदा कमेंट, भद्दा कमेंट करते हैं, ऑब्सनिटी को प्रमोट करते हैं, वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं, तो यू विल बी ऑल्सो पेनलाइज, यू विल ऑल्सो पनिश्ड अंडर दोज एक्ट। द एक्ट इज सेक्शन 296 ऑफ बीएनएस। समझ में आ गया बीएनएस क्या करता है? पनिशमेंट देता है कि अगर आप चीजों को आउटरेज करते हैं, पब्लिक मॉनिटी को आप नहीं ध्यान में रखते हैं, तो यू विल बी अंडर। नाउ लेट्स आवर टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं अभी स्क्रीन पर, ये क्रिटिकल लीगल रीजनिंग के एम्बिट्स हैं, आप अभी सॉल्व करना। बट मैं आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको सोचना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रुप है जिस ग्रुप में 4 से 5 लोग हैं और उन्होंने अपनी प्राइवेट पार्टी में एक इंसान को बुलाया, कॉमेडियन को बुलाया या कोई एक आदमी को परफॉर्म करने के लिए बुलाया। उस ग्रुप में 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं और कॉमेडियन ने कुछ सेक्सिस्ट कमेंट किए, कुछ कमेंट किए जो कि डेरोगेटरी था। ये फैक्ट में मेंशन है, द कमेंट वर डेरोगेटरी, बट एक प्राइवेट रूम की बात थी और रिकॉर्डिंग उसकी हो रही थी। 6 महीने के बाद उस उस रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया गया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला गया। जब वो मैटर जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया तो ऑडियंस एट ए लार्ज उस वीडियो को लेकर आउटरेज कर रही थी कि जो कॉमेडियन, जो परफॉर्मर उस दिन आया था, उसने कहीं ना कहीं सेक्शन 296 ऑफ बीएनएस, आईटी एक्ट सेक्शन 67 और आर्टिकल 91(a) का कहीं ना कहीं इन्फ्रिंजमेंट उल्लंघन किया है। तो यू गाइस हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या इज देयर एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट और नॉट। सेकेंड, क्या एफआईआर उस पर्सन के ऊपर दर्ज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, एफआईआर कैन बी फाइल्ड और नॉट, और क्या उल्लंघन है कि नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा जो आपको कंसोर्टियम आपको देगा, कहेगा कि एक एक रूम है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां पर कहा जा रहा है कि इस जगह पे जो भी लोग आ रहे हैं आज इस परफॉर्मेंस को देखने, उसकी एज 18+ होनी चाहिए। और इस पूरे फॉर्मेट का जो एक लेवल है वहां पे एब्यूजिव लैंग्वेज के बारे में बात होती है और वो एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये बात उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे लिखा हुआ है, ये उन्होंने बता रखा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये है कि दिस शो इज फॉर 18+। वो शो या तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर नेटफ्लिक्स पे आता होगा या मान लो वो लाइव शो होगा। तो लोग टिकट परचेज करके, मेंबरशिप लेकर टिकट परचेज करके वो शो को देखने जाते हैं। जब वो शो देखने जाते हैं अंदर, तो जो परफॉर्मेंस अंदर हो रही होती है वो लोगों को काफी ज्यादा डेरोगेटरी लगता है। तो वन ऑफ द पर्सन जिसने वो टिकट परचेज किया
वो कंप्लेंट फाइल करता है कि 18 प्लस बोला गया था, बट अंदर का जो माहौल था वो काफी ज्यादा सेक्सिस्ट, काफी ज्यादा ऑब्सीन, काफी ज्यादा वल्गर और डेरोगेटरी था, और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं वायलेट करता है। तो सामने वाले आर्टिस्ट जो परफॉर्म कर रहा था उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये है कि वेदर द कंप्लेंट फाइंड बाय अ पर्सन हु परचेज ए टिकट फॉर दैट शो, दैट कंप्लेंट इज जस्टिफाइड और नॉट। पहला सवाल कि जो इंसान खुद टिकट लेकर जा रहा है, मेंबर बन रहा है, वो सामने कंप्लेंट कर दिया था, उसकी कंप्लेंट जस्टिफाइड है कि नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जिस आदमी ने अंदर डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया उस फॉर्मेट ऑफ द शो में, जो शो का फॉर्मेट ही ऐसा था, तो वेदर दैट पर्सन वुड बी लाइबल अंडर द बीएनएस सेक्शन 96 और 296 और नॉट। पहला पॉइंट ये है। ठीक है। तो मैं आपको 4 क्वेश्चन अभी तक दे दिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो एक क्रिटिकल लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो आपको पढ़ना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 266। सेक्शन 266 के अंदर ऑफेंस क्या है? द फर्स्ट क्रिमिनलाइजेस ऑब्सीन एक्ट्स एंड द अटरेंस ऑफ ऑब्सीन सॉन्ग्स और वर्ड्स इन प्राइवेट प्लेसेस। कह रहा है कि भाई आप बताओ, क्रिमिनलाइज करना है ऑब्सीन एक्ट को एंड द अटरेंस ऑफ ऑब्सीन सॉन्ग्स और वर्ड्स इन प्राइवेट प्लेसेस, या क्रिमिनलाइजिंग ऑब्सीन एक्ट एंड द अटरेंस ऑफ ऑब्सीन सॉन्ग्स इन पब्लिक प्लेसेस, या इधर ए और बी या नन ऑफ द एबव। द होल कॉन्टेक्स्ट इज रिगार्डिंग ए पब्लिक प्लेस एंड प्राइवेट प्लेस। सो जो भी हम बात बोलते हैं, अगर एक रूम में एक दो आदमी के बीच में कोई भी बात हो रही है, वो इसके अंदर में एम्बिट नहीं आता है, बिकॉज भारतीय न्याय संहिता टॉक्स अबाउट द पब्लिक मोरालिटी। सो ओनली ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, क्योंकि पब्लिक प्लेस में आप ये बात नहीं बोल सकते हैं। प्राइवेट प्लेस में अगर आप एबीसी बोल रहे, डिपेंड अपॉन द पर्सन हाउ दे आर टेकिंग इट, बट द न्याय संहिता टॉक्स अबाउट द पब्लिक मोरालिटी। तो जो अभी जो लेटेंट का शो हुआ वो पब्लिक आउटरेज में आ गया, पब्लिक प्लेस में बात बोली गई, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इसलिए इसके अंदर हम ले रहे हैं। तो कौन सा सही है? सेक्शन 26। सेक्शन 266 बेटा पब्लिक प्लेस को डील करता है। अब मैं तुमको यहां पे एक और कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं कि कोई भी प्लेस बेटा कभी भी पब्लिक और प्राइवेट हो सकती है। ए प्लेस डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द ऑफेंस की टाइमिंग क्या थी, उस समय क्या जगह था। ए प्लेस कुड बी इधर पब्लिक एज वेल प्राइवेट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल पार्क। एक पार्क बेटा, पार्क जहाँ पे हम जाते हैं खेलने कूदने, मॉर्निंग में योगा करने बेटा, है ना, पार्क में। तो पार्क कुड बी इधर पब्लिक प्लेस एज वेल एज प्राइवेट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पार्क किसी अपने इंसान का खुद का बनाया हुआ है, अपनी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने घर के बाहर में पार्क बनाया हुआ है, तो ये प्लेस मेरे लिए बेटा प्राइवेट हो गई। बट अगर वो पार्क गवर्नमेंट ने बना रखा है तो सेम पार्क बेटा पब्लिक हो गई। ठीक। सेकेंड, अगर मेरा ये प्राइवेट पार्क ही है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्राइवेट पार्क है, बट मैं सारे पड़ोसियों को, नेबर्स को अलाउ करता हूँ कि आप आइए सुबह टहलिए, इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल, तो वो लोग भी आते हैं, तो नाउ ये प्राइवेट पार्क बिकन गया बेटा पब्लिक पार्क। ठीक। तो एक पार्क प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। अब देखो, अब कंसर्न ये है कि वो वीडियो तो जो लेटेंट पे अपलोड हुई, वो तो मेंबरशिप के लोगों तक था, जो उसका मेंबरशिप लेकर खरीद रहे थे, परचेज कर रहे थे। सिर्फ रणवीर अलाहाबादी की जो वीडियो पोस्ट हुई वो मेंबरशिप के लोगों को था, जो पैसा दे रहे थे और उसको खरीद कर उस वीडियो को देख रहे थे। तो वो ये प्राइवेट कम्युनिटी है या पब्लिक कम्युनिटी है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बताओगे कि वो जब लोग मेंबरशिप खरीद के जब जा रहे हैं वीडियो को देखने, और जिस वीडियो में उन लोगों को पता है कि फॉर्मेट क्या रहा है शो का, और फिर उसके ऊपर आउटरीच कर रहे हैं वाट एवर थिंग, तो ये वो जगह प्राइवेट रही कि बेटा पब्लिक हो गई। क्योंकि अगर प्राइवेट रहेगी तो फिर तो ये सेक्शन उसके अंदर आएगा ही नहीं आएगा, मतलब कहीं ना कहीं बेटा वो पब्लिक है। तो यू गाइज विल कमेंट कि तुम बताओ वो पब्लिक कैसे हो गया, वो पब्लिक में कैसे आया। जस्ट यूज ए कॉमन सेंस, मैंने बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। जस्ट कमेंट देयर कि भाई तुम्हें क्या लगता है अगर कोई मेंबरशिप लेकर जा रहा है तो। ठीक। द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि पब्लिक प्लेस की हम बात कर रहे हैं। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर आर ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ध्यान से पढ़ना, ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से नहीं पढ़ोगे और ऑप्शन के कीवर्ड्स को नहीं पकड़ोगे तो कभी तुम कंपटीशन में अच्छे स्कोर चैलेंज फेस करना पड़ जाएगा। कहता है आर्टिकल 91A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज reasonable restrictions on the freedom of speech in the interest of public order, decency and morality. आर्टिकल 91 अलाउ करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को, अलाउ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑप्शन बी, आर्टिकल 92 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज रीजनेबल restriction on the freedom of speech in the public order. आर्टिकल 19(2) अलाउ करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव।
मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताया था बेटा कि आर्टिकल 91 फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करता है, रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(2) लगाता है। तो यहाँ पे 19(1)(a) पे लिख दिया कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। आर्टिकल 91 लगाता नहीं है बेटा, प्रमोट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। तो ऑप्शन 1 हट गया। ऑप्शन 1 जैसे ही हट गया तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी हट गया। ऑप्शन डी कब हटेगा? क्योंकि ऑप्शन बी में बात हुआ है 19(2) के बारे में, जो अलाउ कर रहा है रिजर्वेशन को, इसके बारे में हमने बात की। तो ओनली ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज आर्टिकल 19(1)(a प्रमोट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दे डोंट, आर्टिकल 91 रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस विल बी द फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम आवर साइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एज आई सेड अर्लियर। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। इफ द कंटेंट ऑफ द शो वाज डीम्ड ऑब्सीन एंड वाज एक्सेसिबल टू द पब्लिक, इट कुड फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन? अगर कंटेंट ऑफ द शो वाज डीम्ड ऑब्सीन, अगर किसी शो का कंटेंट ही बेटा अगर ऑब्सीन है एंड वाज एसेसेबल टू द पब्लिक, अब पब्लिक के पास वो शो एसेसेबल है, तो जस्ट टेल अस कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वी डील अबाउट दोस थिंग, कौन सा प्रोविजन डील करेगा? द फर्स्ट प्रोविजन टॉकिंग अबाउट ओनली अंडर सेक्शन 29 294 ऑफ द आईपीसी 1860, second only under section 296 of the BNS 2023, both A and B or none of the above, किसके अंदर वो जस्टिफाइड होगा? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कि आईपीसी के अंदर वो जाएगा या वो बीएनएस के अंदर जाएगा या बोथ ए एंड बी। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। यू हैव टू जस्ट चैट, और चैट के अंदर तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप इट विल क्लियर योर ऑल द कॉन्सेप्ट कि तुम्हें कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ना है। इट विल ऑल्सो टेल यू अबाउट कि तुम्हें कॉन्सेप्ट को किस तरह से रिलेट करना है अपने पढ़ाई में, कि हाउ कंसोर्टियम में फ्रेम क्वेश्चन ऑन द रिसेंट कंट्रोवर्सीज। थर्ड, जो भी मैंने सवाल दिए हैं वो तुम्हें उसका जवाब मेरे को देना है। आई होप तुम्हें यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो तुम रीच आउट कर सकते हो, अपने कमेंट में अपनी बात रख सकते हो, ओपिनियन जरूर बताना। हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, फिल्म स्टडी होता है टेलीग्राम, वहाँ पे फ्री मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, हमारे क्लासेस के बारे में बताया जाता है। और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम कर लो, ये बात मेरे को टीम ने बोली है बोलने के लिए, क्योंकि हम यूट्यूब पे अब दिन पर दिन एक्टिव हो रहे हैं। 5 साल से हम सिर्फ क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते रहे, ऑनलाइन कोचिंग होने के बावजूद भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, कलाम बैच 1 2 3 सुपर 40 एंड ऑल। बट अब ट्रेंड आ चुका है बेटा मार्केट में यूट्यूब पे भी पढ़ाने का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। यूट्यूब पे मैं उतना ही क्योंकि बच्चे नहीं दिखते ना क्लास में, बच्चे दिखते, सबका कैमरा ऑन होता है तो समझ में भी आता है कितना को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक इंटरेक्शन हो जाती है। मोनोलॉग यहाँ पर हो जाता है यूट्यूब पर, सिर्फ मैं बोलते जा रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो दैट्स समथिंग विच इज नॉट समथिंग माई कप ऑफ टी, बट आई एम ट्राइंग माई सेल्फ टू बी एक्टिव ऑन द यूट्यूब, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँ। आई होप कि तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। जस्ट मेंटेन स्माइल योर फेस, बिकॉज स्माइल इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। नेवर फेरी टॉप, साइनिंग ऑफ दिस साइड, सानू, जय हिंद, टेक केयर।